नमस्कार, मैं हूं मोनिका सिंह। आज दुनिया एक बार फिर से बारूद के ढेर पर बैठी है और इस बार चिंगारी किसी एक मोर्चे से नहीं बल्कि चार दिशाओं से उठ रही है। एक तरफ ईरान का खुला अल्टीमेटम जिसने सीधे सीधे अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप की टेंशन बढ़ा दी है। ईरान से आ रही सख्त चेतावनियों ने वॉशिंगटन से लेकर टेल अवीव तक हलचल मचा दी है और ट्रंप खेमे में बेचैनी साफ तौर पर देखी जा सकती है। रणनीति, धमकी और जवाबी चेतावनियों के बीच हालात तेजी से गर्म हो रहे हैं। उधर ईरान के भीतर भी बड़ा राजनीतिक संकेत मिला है। सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामनेई के परिवार से जुड़ी खबर ने सियासी हलचल को और ज्यादा बढ़ा दिया है। मुज्तबा खामनेई के अपने ही पिता के जनाजे में शामिल न होने की चर्चाएं अब नए सवाल खड़े कर रही हैं। क्या यह सिर्फ व्यक्तिगत फैसला है या फिर कोई और वजह इसके पीछे? दूसरी तरफ छोटे छोटे देश जो अब बड़ी परमाणु ताकत बनने की दौड़ में अपने नियम ही बदलते जा रहे हैं। सवाल यह है कि क्या दुनिया एक नए न्यूक्लियर युग के मुहाने पर खड़ी है? और इसी उथल पुथल के बीच रूस का मोर्चा फिर से भड़क उठा है। यूक्रेन पर लगातार हमलों ने एक बार फिर से दुनिया को दो ध्रुवों में बांट दिया है। मोर्चा शांत नहीं है बल्कि और ज्यादा आक्रामक हो चुका है। तो क्या ये सिर्फ अलग अलग घटनाएं हैं या फिर दुनिया एक साथ कई मोर्चों पर एक बड़े टकराव की तरफ बढ़ रही है? आज की रिपोर्ट खोलती है हर परत, जहां राजनीति भी है, परमाणु शक्ति की दौड़ भी है और वैश्विक टेंशन का एक खतरनाक नया अध्याय भी। नजर डाल लेते हैं आज की 4 बड़ी खबरों पर। विस्तृत तरीके से आपको बताएंगे कि आज कौन कौन सी बड़ी खबर पर डिस्कस करने वाले। तो पहली बड़ी खबर वर्ल्ड वॉर में जिस पर होगी बात, ईरान का अल्टीमेटम, टेंशन में ट्रंप। अब ईरान का कहना है कि हॉर्मुज़ स्ट्रेट से जो भी बहालियों के एक्सपोर्ट होगा वो सिर्फ 60 दिनों तक मुफ्त होगा। उसके बाद इसकी कीमत चुकानी होगी, यानी कि ईरान टोल वसूलेगा। अब ट्रंप टेंशन में क्यों है? क्योंकि अमेरिका ने एक ऑल्टरनेटिव रूट तो दिया है, लेकिन वो जो रूट है वो फीजिबल नहीं है, वो नाकाफी साबित हो रहा है। उस रूट से बड़े बड़े जहाजों का जाना मुमकिन नजर नहीं आ रहा। ऐसे में ईरान की तरफ पलड़ा भारी होता हुआ नजर आ रहा है और एक बार फिर से वही बात दोहराती हुई नजर आ रही है कि इस युद्ध ने हासिल क्या किया। इस युद्ध से पहले ये इंटरनेशनल वाटर था और यहां से हॉर्मुज़ स्ट्रेट से जहाज जो है वो आराम से गुजर रहे थे, लेकिन इस युद्ध के बाद स्थिति जो है बदल गई है। अब ईरान इस पर अपना हक जता रहा है, लेकिन अमेरिका इसके आगे बेबस होता हुआ नजर आ रहा है। दूसरी बड़ी खबर जिस पर हम विस्तार से बात करने वाले हैं, पिता के जनाजे में नहीं जाएंगे मुज्तबा, ये मिल रही है जानकारी। सिक्योरिटी कंसर्न इसके पीछे एक बड़ा रीजन बताया गया। पता चला है कि इजराइल अटैक कर सकता है। अयातुल्लाह अली खामनेई के जनाजे में मुज्तबा नहीं जाएंगे। हालांकि निगाहें उन पर थी कि मुज्तबा खामनेई जो कि 28 फरवरी से अब तक उनका कोई नामो निशान नहीं है, ना कोई वॉइस क्लिप, ना कोई वीडियो मैसेज उनका, और ना ही प्रत्यक्ष रूप से सामने आए हैं। ऐसे में उम्मीद थी कि पिता के जनाजे में जाएंगे, लेकिन अब कहा जा रहा है कि नहीं जाएंगे मुज्तबा खामनेई। इसके पीछे सिक्योरिटी रीजन बताया और बताया कि इजराइल कहीं ना कहीं उन्हें मारने की फिराक में है, बड़ा अटैक हो सकता है। ऐसे में किसी भी तरह का कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते हैं सिक्योरिटी के साथ, सुरक्षा के साथ, और इसीलिए यह फैसला लिया गया है कि मुज्तबा खामनेई अयातुल्लाह अली खामनेई के जनाजे में शरीक नहीं होंगे। हालांकि तमाम बड़े देशों के प्रतिनिधि जो है वो यहां पर पहुंच रहे हैं। तीसरी बड़ी खबर जिस पर डिटेल में हम चर्चा करने वाले हैं, विस्तार से हमारी नजर बनी रहने वाली है, वो है छोटे देश बड़ी तैयारी, परमाणु एंट्री। अभी तक आपने देखा कि परमाणु संपन्न देश, जो बड़े बड़े देश थे, वो किस तरीके से अपना हक जता रहे, लेकिन ना जो छोटे देश है वो भी कहीं ना कहीं इनसिक्योर फील करने लगे हैं और उन्हें यह समझ में आने लगा है कि अगर हमारे पास परमाणु क्षमता होगी तो सामने वाला परमाणु संपन्न बड़ा देश जो है वो हमारा बाल भी बाका नहीं कर पाएगा। यानी कि हमारी अपनी सुरक्षा के लिए, हमारी इंटीग्रिटी के लिए, हमारी सिक्योरिटी के लिए परमाणु संपन्न होना जरूरी है। कौन से वो देश हैं जो इस बारे में विचार कर रहे हैं, उनके बारे में आपको डिटेल में बताएंगे। कुछ देर में इस पर डिस्कस करेंगे और बताएंगे कि कैसे छोटे देश ये बड़ी बड़ी तैयारियां कर रहे हैं और परमाणु संपन्न होने की दिशा में विचार कर रहे हैं। इस पर भी बात करने वाले हैं। अगली बड़ी खबर बता देते हैं आपको जिस पर हम चर्चा करने वाले हैं। रूस के तेवर यूक्रेन पर बरपा कहर। तो पिछले कुछ दिनों से लगातार हम देख रहे थे कि यूक्रेन रशिया पर अटैक कर रहा है और बाकायदा पुतिन ने इस बात को कबूला भी है कि यूक्रेन के अटैक से असर पड़ा है
रशिया पर। मॉस्को तक यूक्रेन ने अटैक किया है और बहुत सारे ऊर्जा संयंत्रों को निशाना बनाया है। लेकिन अब बारी थी यहां पर रशिया की, तो ऐसे में अब रूस की तरफ से पलटवार किए जा रहे हैं। क्रूज मिसाइल्स दागी जा रही है, इस हद तक दागी जा रही है कि त्राही मच गई यूक्रेन में। 20 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहे हैं, लोग मेट्रो स्टेशंस में बंकरों में जगह ले रहे हैं। और आप ये समझिए कि इतने अटैक इतने ज्यादा प्रिसाइज हैं कि पोलैंड तक इसका इंपैक्ट नजर आ रहा है। इसीलिए ये भी जानकारी मिली थी कि पोलैंड ने भी अपने जो जेट है, फाइटर जेट, उन्हें तैनात कर लिया है। ये भी बताया कि प्रिकॉशनरी मेजर के रूप में किया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि वो अटैक कर देगा, लेकिन चूंकि जिस तरीके से अटैक्स हो रहे हैं यहाँ पर रशिया की तरफ से, ऐसे में कहीं ना कहीं सिक्योरिटी कंसर्न, ज़ेलेंस्की विदेशी दौरे पे गए हुए थे, वो भी वापस आ गए। उनकी तरफ से ये भी कहा गया कि सुरक्षा एजेंसियों ने पहले ही चेताया था कि कोई बड़ा हमला जो है वो होने वाला है यूक्रेन की तरफ से। तो इस पर भी बहुत डिटेल में हम बात करने वाले। होर्मुज पर ईरान की सख्त चेतावनी, तय समुद्री रास्ते से हटे तो होगी कार्रवाई। यानी कि जो रास्ता ईरान ने तय किया है, इसी रास्ते से आना होगा, टोल देना होगा। और अगर इस रास्ते की जगह अमेरिका वाला ऑल्टरनेटिव अपनाया तो इस पर अटैक होगा। यानी कि कोई गारंटी हमारी नहीं। सभी जहाजों को फॉलो करने होंगे निर्धारित रूट, ईरान की तरफ से कहा गया। ईरान ने निगरानी और सख्ती के संकेत साफ तौर पर दे दिए। वहीं पिता के जनाजे में नहीं जाएंगे मुज्तबा खामनेई। मुज्तबा खामनेई अंतिम संस्कार से रहेंगे दूर। सुरक्षा कारणों का दिया हवाला, नहीं होंगे शामिल। 9 जुलाई को मशहद में सुपुर्द खाक किया जाएगा अयातुल्लाह अली खामनेई को। लेकिन मुज्तबा खामनेई वहां नहीं जाएंगे। ऐसे में सवाल भी उठ रहे हैं मुज्तबा खामनेई के अस्तित्व को लेकर। क्या वाकई में मुज्तबा खामनेई है? क्योंकि जो अटकलें, जो कयास, जो खबरें पहले आई थी, अमेरिका द्वारा भी दावे किए गए थे, इजराइल द्वारा भी दावे किए गए थे। हालांकि ईरान डे वन से कह रहा है कि सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक है। लेकिन यहां पर अगर नहीं जाएंगे मुज्तबा खामनेई तो उसके पीछे सिंपल सिक्योरिटी कंसर्न है, सुरक्षा कारणों से शामिल नहीं होंगे। वहीं ईरानी संसद के स्पीकर गालिबाफ का बड़ा बयान आया है। खामनेई के खून का बदला लिया जाएगा, गालिबाफ ने साफ तौर पर कह दिया। जेरूसलम को आजाद कराकर बदला लिया जाएगा। ईरान परमाणु साइट्स तक पहुंचने की इजाजत नहीं देगा IAEA को। अगर ये लग रहा अमेरिका को कि वो परमाणु परीक्षण करवाएंगे, हमारे यहां पर जायजा लिया जाएगा, तो हम अपनी परमाणु साइट्स तक पहुंचने की अनुमति नहीं दे रहे हैं और ना ही ये दी जाएंगी। साफ तौर पर ईरान की तरफ से कह दिया गया। वहीं रूस ने कीव पर फिर से अटैक कर दिया। हमले में कीव में 21 लोगों की मौत की खबर आ रही है। यूक्रेन में भारी तबाही हुई है, ये दावा किया गया है। और अब तक 16,000 से ज्यादा यूक्रेनी नागरिकों की मौत हो चुकी है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो यानी एस्केलेशन लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इससे पहले कुछ दिन पहले हम देख रहे थे कि यूक्रेन किस तरीके से अटैक पे अटैक कर रहा था, लेकिन अब बारी यहां पर रूस की है। अब रूस ने कीव पर अटैक किया है। ज़ेलेंस्की आए हैं जो विदेश दौरे पर गए हुए थे। उन्होंने कहा कि सुरक्षा एजेंसियों ने पहले ही चेता दिया था और इसीलिए अब तमाम लोगों से कह दिया गया कि एहतियाती कदम उठाएं, घरों से बाहर ना निकले। एक बार फिर से वेस्ट एशिया की बात करते हैं। मिडिल ईस्ट में जंग भले ही थम गई हो, लेकिन असली जंग अब समुद्र के रास्ते लड़ी जा रही है। ईरान ने दुनिया के सबसे अहम समुद्री रास्ते होर्मुज स्ट्रेट पर ऐसा दांव चलाया जिसने वॉशिंगटन से लेकर दुनिया की तेल कंपनियों तक की धड़कन बढ़ा दी है। तेहरान का साफ संदेश है, उसके बताए रूट पर चले, नहीं तो सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं। सिर्फ इतना ही नहीं, ईरान का दावा है कि फ्री एंट्री सिर्फ 60 दिनों के लिए, जब तक ये बातचीत चल रही है। उसके बाद होर्मुज से गुजरने वाले जहाजों पर नए नियम लागू होंगे, ईरान के नियम लागू होंगे और टोल वसूली शुरू हो सकती है। यानी जिस होर्मुज को दुनिया अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्ग मानती रही है, ईरान उसे अपना सबसे बड़ा रणनीतिक हथियार बनाने में जुट गया है। अल्टीमेटम दे दिया ईरान ने और कहीं ना कहीं ट्रंप की टेंशन इससे बढ़ गई है। होर्मुज पर ईरान का नया ऐलान सामने आया। 60 दिन बाद बदलेगा खेल, स्थिति बदलेंगी। ईरान की दुनिया को सख्त चेतावनी, उसके बताए रूट पर ही चलना होगा। 60 दिन बाद टोल की तैयारी, टोल वसूली होगी, क्योंकि अब होर्मुज बना ईरान का नया हथियार, रणनीतिक हथियार। दिया किसने? अमेरिका ने। अमेरिका बनाम ईरान, दो अलग अलग शिपिंग रूट, लेकिन जो फिजिबल नजर आ रहा है यहां पर, वो निश्चित तौर पर ईरान का ही रूट है, अमेरिका का नहीं है एक रूट।
हॉर्मूज पर ईरान का अल्टीमेटम। साठ दिन बाद बदलेगा खेल। ट्रंप की बढ़ी टेंशन। एक दिन पहले ईरान ने दुनिया को साफ संदेश दिया था कि उसके परमाणु कार्यक्रम पर कोई समझौता नहीं होगा, और अब सिर्फ 24 घंटे बाद तेहरान ने हॉर्मूज को लेकर ऐसा ऐलान कर दिया है जिसने वैश्विक शिपिंग इंडस्ट्री में हलचल मचा दी है। ईरान का दावा है कि युद्ध विराम के बाद जहाजों को दी गई मुफ्त आवाजाही सिर्फ 60 दिनों के लिए है। इसके बाद नई व्यवस्था लागू होगी और हॉर्मूज से गुजरने वाले जहाजों के लिए नए सिस्टम, नए नियम तय किए जाएंगे। तेहरान का कहना है कि हॉर्मूज उसके नियंत्रण में है, सेंटकॉम या अमेरिका के नहीं। दावा किया जा रहा है कि अब फारस की खाड़ी में 2 समुद्री रास्ते बन चुके हैं। एक रास्ता अमेरिका और उसके सहयोगी देशों की तरफ से सुझाया जा रहा है, जो ओमान और यूएई के समुद्री क्षेत्र के करीब से गुजरता है। दूसरी ओर ईरान ने अपना अलग रूट तय किया है, जहां से गुजरने के लिए जहाजों को लारक द्वीप और बंदर अब्बास के पास बने शिपिंग लेन का इस्तेमाल करना होगा। ईरान की चेतावनी साफ है, उसके बताए रास्ते से चले, दूसरे रास्ते पर गए तो सुरक्षा की जिम्मेदारी ईरान की नहीं होगी। ईरान के मुताबिक हॉर्मूज सिर्फ समुद्री रास्ता नहीं, बल्कि उसकी सबसे बड़ी रणनीतिक ताकत है। रिपोर्ट्स के मुताबिक तेहरान चाहता है कि दुनिया आधिकारिक तौर पर उसके नियंत्रण और भविष्य में टोल वसूली के अधिकार को मान्यता दे, और यही वजह है कि हॉर्मूज अब परमाणु वार्ता से भी बड़ा मुद्दा बनता दिखाई दे रहा है। उधर अमेरिका लगातार जहाजों को वैकल्पिक समुद्री लेन इस्तेमाल करने की सलाह दे रहा है, लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि रास्ता बेहद संकरा है, जहां उथले पानी और नेविगेशन की चुनौती बनी रहती है। ऐसे में कई जहाज अब भी ईरान के प्रभाव वाले रूट पर जाने को मजबूर है। अब सबसे बड़ा सवाल यही कि क्या अमेरिका ईरान के दबाव में हॉर्मूज को लेकर कोई समझौता करेगा? क्या वाकई 60 दिन बाद जहाजों से टोल वसूला जाएगा, या फिर हॉर्मूज को लेकर एक नई भू राजनीतिक टक्कर दुनिया को फिर बड़े संकट की तरफ ले जाएगी? फिलहाल इतना तय है, परमाणु कार्यक्रम के बाद अब ईरान का सबसे बड़ा हथियार मिसाइल नहीं, बल्कि हॉर्मूज बन चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। तो हॉर्मूज के मैटर पर एक बार फिर से अमेरिका बैकफुट पर नजर आ रहा है। खबर है कि मुज्तबा खामनेई अपने पिता के जनाजे में शामिल नहीं होंगे। वजह बताई जा रही है सुरक्षा। पूर्व सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामनेई की मौत के बाद उनके बेटे मुज्तबा खामनेई अब ईरान के नए सर्वोच्च नेता हैं। ईरान के सबसे खतरनाक सेना आईआरजीसी और खुफिया तंत्र पर मुज्तबा की पकड़ है, जिससे वो इजरायल के लिए सीधे खतरा बन गए। हिजबुल्लाह, हमास, हुतियों को मिलने वाली फंडिंग और हथियारों की कमान सीधे मुज्तबा के हाथ में है। इजरायल को डर है कि मुज्तबा के नेतृत्व में ईरान बहुत जल्द परमाणु हथियार हासिल कर सकता है। आपको बताएंगे ग्राफिक्स के जरिए कि आखिर नेतन्याहू को मुज्तबा से डर क्यों है, इजरायल क्यों आखिर मुज्तबा के पीछे पड़ा है। क्योंकि ईरान के सत्ता और सेना पर मुज्तबा का सीधा कंट्रोल है, सीधा नियंत्रण है। ये वजह है कि मुज्तबा इजरायल के निशाने पर है, और यही डर है कहीं ना कहीं ईरान को। हिजबुल्लाह, हमास को हथियारों की सप्लाई का मुख्य चेहरा है, और इसीलिए नहीं चाहता है इजरायल के खिलाफ एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस के नए कमांडर हैं, और इसीलिए इजरायल मानना चाहता है 2026 के भीषण युद्ध में इजरायल पर दागी मिसाइल्स। तो आपको तमाम वो कारण बता रहे हैं। ईरान के परमाणु बम कार्यक्रम के सबसे बड़े पैरोकार चेहरे को मिटा देना चाहता है इजरायल। इजरायली रक्षा मंत्री ने दी है मुज्तबा को खत्म करने की धमकी, और यही खतरा भांप लिया है ईरान ने। नेतन्याहू को लगता है कि मुज्तबा के नेतृत्व में ईरान परमाणु बॉम्ब बना सकता है, और अगर ऐसा होगा तो खतरा किसके लिए होगा? इजरायल के लिए। और इसीलिए कहीं ना कहीं मुज्तबा को मारने की कोशिश की जा रही है। ये खतरा भांप लिया ईरान ने, और इसीलिए अपने पिता के आखिरी जो राइट्स हैं उनमें सम्मिलित होने के लिए नहीं जा रहे हैं। अब परमाणु हथियार सिर्फ अमेरिका, रूस या चीन की ताकत नहीं है। अब छोटे छोटे देश भी न्यूक्लियर गेम बदलने की तैयारी में है।
रूस यूक्रेन युद्ध ने दुनिया की सुरक्षा व्यवस्था को हिला दिया है। उत्तर कोरिया की मिसाइल्स लगातार आसमान ची रही हैं। चीन की बढ़ती सैन्य ताकत ने एशिया में बेचैनी बढ़ा दी है। ऐसे में 5 ऐसे देश हैं जिन्होंने अपनी पुरानी सोच बदलनी शुरू कर दी है। कोई संविधान बदल रहा है, कोई परमाणु हथियार तैनात कराने को तैयार है, तो कोई अपने न्यूक्लियर विकल्प खुले रखना चाहता है। सवाल है कि क्या दुनिया एक नई परमाणु होड़ की तरफ बढ़ रही है, क्योंकि सुपर पावर बनने निकले हैं 5 छोटे देश। अब ये सुरक्षा है या सुपर पावर बनने की रेस है, यह आपको तय करना है। छोटे देशों की बड़ी तैयारी है, परमाणु क्लब में एंट्री की बारी है। दुनिया नए परमाणु दौर की ओर बढ़ रही है। छोटे देशों की बड़ी न्यूक्लियर चाल नजर आ रही है। परमाणु नीति में बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। अब सुरक्षा के नाम पर, सिक्योरिटी के नाम पर परमाणु दांव चला जा रहा है। दुनिया में कहीं ना कहीं परमाणु बेचैनी बढ़ रही है। एशिया और यूरोप में हथियारों की नई दौड़ शुरू हो चुकी है। ये जो 5 देश है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एशिया के, इसमें एशिया और यूरोप दोनों ही जगह के देश जो हैं वो शामिल हैं, जो कि समझ रहे हैं कि अगर वो परमाणु संपन्न नहीं हुए तो आने वाले वक्त में उनके लिए खतरा उत्पन्न हो सकता है। दुनिया में परमाणु हथियार रखने वाले देशों की संख्या भले ही सीमित हो, लेकिन बदलते वैश्विक हालात ने कई छोटे देशों की सोच बदलनी शुरू कर दी है। रूस यूक्रेन युद्ध, उत्तर कोरिया के लगातार मिसाइल परीक्षण और यूरोप में बढ़ते सुरक्षा संकट के बीच कई देश अपनी रक्षा नीति की समीक्षा कर रहे हैं। कोई अपने यहाँ परमाणु हथियार तैनात करने के लिए कानून बदल रहा है, तो कोई भविष्य के विकल्प खुले रखना चाहता है। हाल ही में लिथुआनिया में भी ऐसा ही कदम उठाया गया, जिसके बाद ये बहस फिर से तेज हो गई कि क्या दुनिया एक नए परमाणु दौर की ओर आगे बढ़ रही है। लिथुआनिया की न्यूक्लियर यू टर्न, नो न्यूक्स से ओपन ऑप्शन तक, रूस यूक्रेन युद्ध, उत्तर कोरिया के लगातार मिसाइल परीक्षण और यूरोप में बढ़ते सुरक्षा संकट के बीच अब कई छोटे देश अपनी रक्षा तैयारियों को और मजबूत करने में जुट गए हैं। सबसे ताजा मामला लिथुआनिया का है। अब तक वहां के संविधान में देश की जमीन पर परमाणु हथियार रखने पर रोक थी, लेकिन सरकार और प्रमुख राजनीतिक दल इस प्रतिबंध को हटाने पर सहमत हो गए हैं। सरकार का कहना है कि रूस के बढ़ते सुरक्षा खतरे को देखते हुए भविष्य के लिए सभी विकल्प खुले रखना जरूरी है। हालांकि फिलहाल लिथुआनिया में परमाणु हथियार तैनात करने की कोई योजना नहीं है, लेकिन संविधान बदलने के बाद जरूरत पड़ने पर वो नेटो सहयोगियों के परमाणु हथियार अपने यहाँ रखने का रास्ता खोल सकेगा। दक्षिण कोरिया की बेचैनी, किम की मिसाइल सियोल की तैयारी। दक्षिण कोरिया में भी उत्तर कोरिया के लगातार बढ़ते परमाणु और मिसाइल कार्यक्रम को लेकर चिंता बढ़ा दी है। इसी वजह से वहां समय समय पर बहस तेज होती दिख रही है कि क्या देश को अपने परमाणु हथियार विकसित करने चाहिए। हालांकि दक्षिण कोरिया अभी भी परमाणु अप्रसार संधि NPT का पालन कर रहा है और सरकार ने परमाणु हथियार बनाने की कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है। पोलैंड का न्यूक्लियर प्लान, रूस के खिलाफ नेटो शील्ड। पोलैंड भी रूस यूक्रेन युद्ध के बाद अपनी सुरक्षा नीति मजबूत करने में जुटा है। पोलैंड ने कई बार इच्छा जताई है कि नेटो के परमाणु हथियार उसके क्षेत्र में तैनात किए जाएं। हालांकि उसने खुद परमाणु हथियार विकसित करने की घोषणा नहीं की है, लेकिन वो पश्चिम सुरक्षा ढांचे को और मजबूत करने के पक्ष में है। बेलारूस बना रूस का न्यूक्लियर बेस, नेटो हथियारों की मांग। बेलारूस ने रूस के सामरिक परमाणु हथियार अपने क्षेत्र में तैनात करने की अनुमति दे दी है।
ये फैसला रूस और पश्चिमी देशों के बीच बढ़ते तनाव के दौरान लिया गया। हालांकि इन हथियारों का नियंत्रण रूस के पास ही माना जाता है। जापान चुप लेकिन चिंतित। हिरोशिमा का दर्द, चीन कोरिया का दबाव। जापान की स्थिति अलग है। दुनिया का इकलौता देश जिसने परमाणु बम का हमला झेला है, वो आज भी परमाणु हथियार बनाने की नीति नहीं अपनाता। लेकिन चीन, उत्तर कोरिया और क्षेत्रीय सुरक्षा चुनौतियों के कारण वहां समय समय पर इस मुद्दे पर राजनीतिक बहस जरूर होती है। फिर भी जापान आधिकारिक तौर पर परमाणु एनपीटी की नीति पर कायम है। फिलहाल इन देशों में से अधिकांश ने अपने परमाणु हथियार बनाने की आधिकारिक घोषणा नहीं की। कई देश केवल कानून, रणनीति और सहयोगी देशों के हथियारों की तैनाती जैसे विकल्पों पर विचार कर रहे हैं। लेकिन एक बात साफ है कि बदलते वैश्विक सुरक्षा माहौल ने परमाणु नीति पर बहस को पहले से कहीं ज्यादा तेज कर दिया है। सवाल यही कि क्या आने वाला दशक दुनिया को एक नए न्यूक्लियर युग में ले जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डे। ईरान में ट्रंप नेतन्याहू के खिलाफ खुला ऐलान हुआ है। तेहरान के पास ट्रंप नेतन्याहू के खिलाफ खुला ऐलान। ट्रंप नेतन्याहू पर 100 किलो सोने का इनाम। जिंदा या मुर्दा पोस्टर से बवाल मच गया। तो ये बड़ी जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं। एक तरफ लगातार एस्केलेशंस चल रहे हैं, दूसरी तरफ ईरान में डोनाल्ड ट्रंप और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ खुला ऐलान। ये जो पोस्टर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये पोस्टर यहां पर चस्पा हुए हैं। पोस्टर पर लिखा क्या है? वांटेड। और साथ साथ ट्रंप नेतन्याहू पर 100 किलो सोने का इनाम रखा गया है, जिंदा या मुर्दा। और इस पोस्टर से बवाल मच गया है। इससे यह जाहिर हो रहा है कि नेतन्याहू और ट्रंप को लेकर ईरान की जनता के बीच किस हद तक आक्रोश है, नाराजगी है, गुस्सा है। ये पोस्टर यही बयां कर रहे हैं। और इस पोस्टर की वजह से एक बार फिर से ये बात पता चल गई है, साफ हो गई है कि जिस तरीके से कोशिश कर रहे थे डोनाल्ड ट्रंप की गृह युद्ध की स्थिति बन जाए ईरान में, ये बता रहे थे, पोर्ट्रे कर रहे थे कि ईरान की जनता इस हद तक आजिज आ चुकी है वहां के नेतृत्व से कि वहां की जनता सड़कों पर उतरने के लिए तैयार है। लेकिन ये पोस्टर यहाँ पर कुछ और ही कहानी बयां कर रही है। और शांति वार्ता पर फिर से हमले का खतरा मंडरा रहा है। ईरानी नेताओं पर हमले की आशंका जताई जा रही है। यूएस को था इजरायली हमले का डर। ईरान के शीर्ष वार्ताकार निशाने पर ईरानी डेलीगेशन की सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। वार्ता से पहले हाई अलर्ट मोड पर है ईरान। तो इंटेलिजेंस इनपुट मिला है और ऐसे में कहीं ना कहीं ये डर सता रहा है कि कहीं ये 60 दिनों की जो बातचीत है ये फिर से अधर में ना अटक जाए। हमले का खतरा मंडरा रहा है, कहीं स्थितियां वहीं ना पहुंच जाए जहां पर शुरुआत हुई थी। युद्ध जो अब सिर्फ मोर्चों तक सीमित नहीं रहा, अब मिसाइल्स सीधे शहरों के दिल पर बरस रही हैं। रूस ने एक बार फिर से यूक्रेन की राजधानी कीव को दहला दिया है। ड्रोन, बैलिस्टिक मिसाइल्स और आसमान से बरसती तबाही। होटल धधक रहे हैं, रिहायशी इमारतें मलबे में तब्दील हो रही हैं। लोग जान बचाने के लिए मेट्रो स्टेशंस में शरण लेने को मजबूर हैं। धमाकों की गूंज सिर्फ कीव तक नहीं रुकी, बल्कि पड़ोसी देशों की सुरक्षा व्यवस्था पर पहुंच गई है। नेटो सदस्य पोलैंड ने अपने फाइटर जेट्स हवा में उतार दिए हैं। सवाल यह है कि क्या रूस अब यूक्रेन पर अपने सबसे बड़े हवाई हमलों की नई रणनीति पर उतर आया है। रात का सन्नाटा और फिर अचानक आसमान से बरसती मौत। रूस ने एक बार फिर यूक्रेन की राजधानी कीव पर ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइल्स की ऐसी बारिश की जिसने पूरे शहर को दहला दिया। एक ही बार एक धमाके, हर तरफ सायरन और आसमान में आग के गोले। हमले में कई लोग घायल हुए हैं, जबकि रिहायशी इमारतों को भारी नुकसान पहुंचा है। सबसे बड़ा हमला शहर के बीचों बीच मौजूद शेवचेंको बुलेवार्ड इलाके में हुआ। हमले के बाद एक होटल की छत पर भीषण आग लग गई। ऊपरी मंजिलों से उठती आग की लपटें और धुएं का विशाल गुबार पूरे इलाके में दिखाई देने लगा। शुरुआत में इसे ड्रोन हमला माना गया, लेकिन बाद में पुष्टि हुई कि रूस ने बैलिस्टिक मिसाइल्स का भी इस्तेमाल किया, यानी हमला पहले से कहीं ज्यादा घातक और सुनियोजित था। रूसी हमले की चपेट में एक 9 मंजिला रिहायशी इमारत,
जिसका बड़ा हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। मलबे में कई लोगों की फंसे होने की आशंका है। एक और हाई राइज अपार्टमेंट की छत भी आग की चपेट में आ गई। दमकल और राहत एजेंसियां लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही हैं, लेकिन हालात अभी बेहद गंभीर बने हुए हैं। जैसे जैसे धमाके बढ़ते गए, वैसे वैसे हजारों लोग जान बचाने के लिए अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन की तरफ दौड़ पड़े। सबवे स्टेशन अस्थायी बंकर में बदल गए। बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं, हर कोई सिर्फ एक उम्मीद के साथ जमीन के नीचे शरण लेता दिखाई दिया। ऊपर आसमान में मिसाइल्स थी और नीचे जिंदगी बचाने की जद्दोजहद। रूस के इस हमले की गूंज यूक्रेन की सीमा के बाहर सुनाई दी। नेटो सदस्य पोलैंड ने तुरंत अपने फाइटर जेट्स को हवा में उतार दिया। पोलिश सेना ने साफ कहा, यह कदम पूरी तरह एहतियाती है ताकि सीमा के पास किसी भी संभावित खतरे का तुरंत जवाब दिया जा सके। यानी युद्ध अब सिर्फ यूक्रेन तक सीमित नहीं है, इसका असर पूरे यूरोप की सुरक्षा व्यवस्था पर पड़ रहा है। रूस लगातार अपने ड्रोन और मिसाइल हमलों की रफ्तार बढ़ा रहा है। वहीं यूक्रेन भी जवाबी कार्रवाई में पीछे नहीं हट रहा। और इसी के साथ वर्ल्ड वॉर में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए इंडिया डेली। नमस्कार। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।